इससे पहले कि लकी कुछ सोच पाता, अमित का फ़ोन बजने लगा था। सभी लोग पहले ही बहुत परेशान थे और इस फ़ोन के आ जाने के बाद उसके दिल की धड़कन और भी तेज़ हो गई थी। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। रोशनी का फ़ोन था। वो समझ गया था कि ज़रूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फ़ोन उठाया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अमित ने कहा और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ? लकी ने पूछा। यार, कोयल को उसके पिता ने अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन की थी। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित की थी, सामने झुकना पड़ेगा। सामने वालों ने शर्त रखी है कि वो इस मामले को तभी रफा दफा करेंगे जब कोयल एक रात के लिए मोहित के साथ अमित को आगे की बात कहने में काफ़ी शर्म महसूस हो रही थी। लकी ने सोचा भी नहीं था कि मोहित इस हद तक नीचे गिर जाएगा। लकी ने अपना सिर पकड़ रखा था और उसने कहा, मैं पहले ही मोहित की बाप क्रांति रायजादा को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है वो उसे इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है। उसके ऊपर ना जाने कितने मर्डर के चार्जेस भी लगे हुए हैं, पर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। अगर मुझे पता होता कि वो क्रांति रायजादा का बेटा मोहित है तो हम पूरे मामले को अलग तरीके से डील करते। अच्छा, अगर कोयल मना कर दे तो? लकी ने पूछा। वो मना नहीं कर सकती। अगर उसने मना कर दिया तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उनका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, अमित ने कहा। पर यह तो कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इसलिए कि कोयल एक लड़की है उसे इतना कुछ फेस करना पड़ेगा। उसके पापा ने बोलने से पहले एक भी बार सोचा नहीं? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लकी ने कहा। अरे, यह बड़े लोग होते ही ऐसे हैं। इन्हें अपनी फैमिली से ज़्यादा अपना बिजनेस प्यारा है और दोनों बाप बेटे एक नंबर के बदमाश हैं। कल देखा नहीं था कि वो उसे कैसे घूर कर देख रहा था। कोई उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता, गर्वित ने दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा। इस वक्त किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या था। बस सब लोग को इस वक्त कोयल की चिंता सता रही थी। मेरे हिसाब से अब और बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें अभी के अभी रोशनी के हॉस्टल चलना चाहिए और कोयल को बचाने के लिए कोई तरकीब निकालनी चाहिए, लक्की ने कहा। अमित और बाकी लोगों को भी इसकी बात ठीक लगी। वो तुरंत उठे और हॉस्टल के बाहर निकल आए थे। वे लोग 5 मिनट में उसके हॉस्टल पर पहुंच गए थे। अमित बाकी तीनों को लेकर तीसरी मंजिल पर चला गया जहां पर रोशनी का कमरा था। अमित जैसे ही वहां पहुंचा उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और वो तीनों अंदर दाखिल हो गए। लकी ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी हुई पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए हुए बैठी थी। लकी ने देखा कि उसकी आंखों में आज रात की कल्पना का डर साफ नजर आ रहा था। उसके गाल पर पहले से ही आंसुओं की लकीर खींची हुई थी, पर उसके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कैसी है वो? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी ने अमित को खींचा और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। फिर रोशनी ने एक बार और कोयल को देखा तो परेशान सी पलंग पर बैठी थी। उसके बाद रोशनी ने अमित को देखा और फुसफुसा कर बोली, कोयल के पिता ने कोयल की गलती ना होने के बाद भी उसे बहुत डांटा और खूब सुनाया। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है और फिर भी उसके पिता यही चाहते हैं कि वो आज रात मोहित के साथ ही बिताए। रोशनी के मुंह से यह बात सुनते ही गर्वित को गुस्सा आ गया और उसने अमित से गुस्से में कहा, यह किस तरह का बाप है यार? मुझे लगता है कि उसके पिताजी भी बहुत बड़ी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेले की नहीं है बल्कि उसके साथ 8 पार्टनर हैं और वो सब उसके पापा को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उसके पापा ने मुझे भी फ़ोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। वो इस दौरान कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकें, रोशनी ने कहा। इसके बाद वो सब लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। लक्की उसके पलंग से थोड़ी दूर एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। कोयल, देखो, रोने से तो कुछ होगा नहीं। अब हम लोग आ गए हैं तो हम सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे, अमित ने उसे चुप करवाने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन कोयल के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उसके आंसू खत्म ही नहीं हो रहे थे। लकी को भी उसे देखकर बहुत बुरा लग रहा था।
भले ही उसने उसके साथ कुछ भी किया हो, लेकिन लक्की कोयल को ऐसे रोता हुआ देख नहीं पा रहा था। गर्मी से उसके आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसलिए उसने जोश जोश में अपनी जेब से फ़ोन निकाला और बोला, अभी 100 नंबर पर फ़ोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को, अभी के अभी। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ होना भी नहीं है। कोयल ने अपने घुटनों में गड़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लक्की ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थीं और साथ ही उनमें सूजन भी आ गई थी। लक्की अभी देख पा रहा था कि कल कोयल की आंखों में जो अकड़ उसे नज़र आ रही थी, आज वो गायब हो गई थी। उसको ऐसे लाचार होते हुए देख उसका भी मन उदास हो गया था। वैसे वो इस तरह से उन्हें आज देख भी नहीं सकती थी, आखिर वो उसी की मदद करने के लिए तो यहाँ आए थे। मानसी ने कोयल को एक टिश्यू दिया। उसने उससे अपनी नाक पोंछी और आंसू भरी आंखों से अमित की ओर देखकर बोली, पुलिस को फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमने उन्हें बुलाया तो मामला मेरे और मेरे पापा के लिए और भी बिगड़ जाएगा। कोयल जानती थी कि यह बड़े मसले और इसमें पुलिस उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। वैसे भी पहले ही पुलिस को बुलाने और बताने की वजह से ही यह सब मुसीबत खड़ी हो गई थी। अब अगर वो फिर से उसी रास्ते पर गए तो क्रांति राय ज़्यादा और नाराज़ हो सकता था। जितना वो नाराज़ होता, उतनी कोयल और उसके पिता की हालत ख़राब हो जाती। अगर किसी को फ़ोन करना ही है तो किसी ऐसे को करो जो मोहित और उसके पापा से भी बड़ा आदमी हो। वही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं भी अपने पिता से पूछता हूँ कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं क्या, अमित ने कहा और अपना फ़ोन निकालकर अपने पिता को फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूँ, रोशनी ने कहा। दिशा और मानसी भी इसी काम में लग गए थे। हालांकि दिल ही दिल में सब लोग इस बात को जानते थे कि उनके परिवार के कांटेक्ट इतने बड़े नहीं थे कि वो लाइन ग्रुप के ऊपर दबाव बनवा सके, पर फिर भी वो इस वक्त कोयल का दिल दहलाने और उसे शांत करने के लिए यह सब कर रहे थे। प्रीतम और गर्वित ने कुछ नहीं कहा। उनके पास ऐसा कोई कनेक्शन नहीं था। लक्की, जो कि कब से चुपचाप कोने में खड़ा था, उसने कोयल की ओर देखा और बोला, चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लक्की के मुंह से यह बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला था कि लक्की भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। लक्की को उसने अभी देखा था और देखते ही उसने अपनी नाक साफ करके उससे पूछा, तुम भी आए हो? लक्की ने सिर्फ उसकी बात सुनी और जवाब में हाँ में गर्दन हिला दी। जिस तरह से वो लक्की को देख रही थी, उसे लग नहीं रहा था कि वो इस वक्त उसे इस कमरे में भी देखना चाहती थी। कल वो भले ही उसके वहाँ खड़ा हो गया था, लेकिन फिर भी कोयल का उसके लिए जो गुस्सा था वो पूरी तरह से शांत नहीं हुआ था। कोयल, लक्की भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया है। वो भी वही सब सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी कि हमें है, रोशनी ने लक्की की ओर से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, इसे भी है चिंता? अगर कल तुम वहाँ नहीं आते ना, तो मुझे वहाँ से उठकर ही नहीं जाना पड़ता। ना मैं वहाँ से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं और तुम फिर बीच में आकर हीरो नहीं बनते तो बताओ, क्या यह सब होता? बोलो, कोयल ने लक्की की ओर देखते हुए उससे पूछा। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, कोयल का पारा और भी गर्म हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो इधर उधर का सारा गुस्सा लक्की पर ही निकालने की फिराक में थी और इसलिए अगले ही पल वो अपनी पलंग पर से खड़ी हुई और लक्की की ओर चिल्लाते हुए बोली, निकलो, अभी के अभी कमरे से बाहर निकलो, निकलो अभी। कोयल, ये तुम्हें क्या हो गया है? एक तो वो बेचारा तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है और तुम हो कि उसी के ऊपर बरस रही हो। कल को अगर यह नहीं होता और मोहित तुम्हारे साथ होटल में बदतमीजी करता, तब तुम क्या कर लेती? रोशनी ने उसे समझने की कोशिश करते हुए कहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपने गुस्से का शिकार लक्की को क्यों बना रही थी। जब रोशनी और कोयल के बीच में यह सब बातें चल रही थी, तब भी लक्की बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। आज फिर उसकी वजह से उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा था।
अरे रुको लक्की, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, वरना और कोई बात नहीं है। वैसे भी तुम तो समझ सकते हो कि आज उसकी हालत कैसी है, लेकिन उसके चक्कर में तुम अपना मूड मत ख़राब करो प्लीज़। अमित ने लक्की को एक कोने में जाकर समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। अभी थोड़े ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, लक्की ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं आज के बाद इस लड़के की शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ, कोयल ने अपने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने पलंग पर बैठ गई। फिर जब उसने देखा कि अमित उसे देख रहा था तो उसने अपना फ़ोन उठाया और बोली, मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फ़ोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सके। कोयल ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगी। इधर बाकी के लोग भी इधर अपने अपने फ़ोन पर ही लगे हुए थे। कोई अपने किसी अंकल को फ़ोन कर रहा था तो कोई अपनी किसी आंटी को, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो कि कोयल की मदद कर सके। इधर लक्की जब रोशनी के हॉस्टल में बाहर आया तो उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर याद करने लगा। दिमाग पर थोड़ा सा जोर देने के बाद उसे नंबर याद हो आया था और उसने अपने फ़ोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उसके बाद उसे उधर से किसी ने फ़ोन उठा लिया था। तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद आ ही गई। वहाँ मेरा बच्चा सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ यह बूढ़ा इसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ कर नहीं पा रहा है। फ़ोन के दूसरी ओर से एक बूढ़े आदमी की आवाज़ लक्की के कानों में गूंज गई। वो सालों के बाद इस आवाज़ को सुन पा रहा था। उस आवाज़ को सुनने के लिए उसके कान कब से तरस गए थे, लेकिन वो चाह कर भी उन्हें फ़ोन नहीं कर सकता था। जब तक वो गरीबी की परीक्षा को पास नहीं करता तब तक वो उन्हें फ़ोन नहीं लगा सकता था। आज इतने सालों के बाद उनकी आवाज़ सुनी तो लक्की की आंखों में आंसू उतर आए। उसका दिल भर आया था। सालों से उसे अपने इस अकेलेपन की ऐसी आदत हो गई थी कि वो भूल ही गया था कि उसका कोई परिवार भी था। उसकी आंखों में आंसू थे लेकिन वो मुस्कुरा भी रहा था। काशीनाथ जी, आप कुछ ज़्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे। आपको तो आइडिया ही नहीं है कि आपकी आवाज़ इतने सालों के बाद सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता, इसलिए आपको फ़ोन किया था, लक्की ने कहा। हाँ बताओ, ये बूढ़ा क्या मदद कर सकता है? काशीनाथ जी ने पूछा। अब जब मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, लक्की ने पूछा। हाँ, आप परीक्षा तो परसों ही पास कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी। काशीनाथ जी ने कहा। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा, जो कि लाइन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक है, उनसे साफ शब्दों में कुछ करवाना चाहता हूँ। लाइन ग्रुप? ये लाइन ग्रुप किसका है? काशीनाथ जी ने अपने दिमाग पर थोड़ा जोर देते हुए थोड़ा सा याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें याद नहीं आ रहा था। दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लक्की ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था और उनके ग्रुप के आगे यह लाइन ग्रुप कुछ भी नहीं था। दिल्ली की कंपनी है। अब तो हो जाएगा। मैं अभी रुस्तम डांगी को फ़ोन कर देता हूँ। नॉर्थ का सारा काम वही देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से क्या करवाना चाहते हो? काशीनाथ जी ने पूछा। उनसे कहलवाना कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें, लक्की ने कहा। ठीक है, समझ गया। आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में ही आपका काम हो जाएगा, काशीनाथ जी ने कहा। लक्की ने फ़ोन रख दिया। उधर कोयल ने भी अपना फ़ोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फ़ोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। आपको क्या लगता है, क्या लक्की कोयल को बचा पाएगा या कोयल आत्मरक्षा खुद कर पाएगी? आगे कहानी को जानने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी को जानने के लिए बेल वाले आइकन को ज़रूर दबा के रखें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।